नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या अराजकता है? ये कोई प्लानिंग है? ये 2027 से पहले का रिहर्सल है? बटोगे तो कटोगे के नारे का ये एक रूप है। फतेहपुर में एक मकबरे के ऊपर कुछ गुंडों ने चढ़ाई कर दी। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हो क्या रहा है इस प्रदेश में? फिर कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभय द्विवेदी ने राज खोले कि असल में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में अखिलेश यादव की वो तस्वीर गूंजती रही, जिसमें सांसदों के रोके जाने पर, पुलिस के रोके जाने पर कितनी फुर्ती के साथ वो बैरिकेटिंग पे चढ़े और कूद गए। जेपीएनआईसी में एक बार मूर्ति का माल्यार्पण करना चाह रहे थे जेपी जी का, तो गेट बंद कर दिया गया। इसी फुर्ती के संग गेट कूद गए। लोग हैरान हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव में ऐसी पटकनी दी भाजपा को, और उतनी सजगता उतनी फुर्ती के साथ अखिलेश यादव में ये तेजी आती कहां से है। और मुनीर ने अंबानी को धमकी दी है, भारत पे परमाणु हमले का जिक्र किया है, और इसके बाद मोहन भागवत ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बहुत सारी बातें हैं अभय द्विवेदी से करने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए चैनल को 4 PM यूपी को, और सुनिए अभय द्विवेदी क्या कह रहे हैं। 4 PM यूपी में आपका स्वागत है अभय द्विवेदी। आप बहुत बार इस बात का संकेत देते रहे हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होती जा रही है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत तेजी के साथ पटकनी मिली, उससे इस बात की संभावना लगातार बढ़ रही है कि चुनाव से पहले प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। फतेहपुर में एक मकबरा था। बड़ी संख्या में गुंडे जय श्री राम का नारा लगाते हुए चले और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है, पुलिस वहां पे पर्याप्त संख्या में मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। फतेहपुर में बहुत जबरदस्त तनाव हो गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक जिले में झंडा उतारने को लेकर विवाद हो गया था। हरा झंडा उतारो, भगवा झंडा फहराओ, गोली से युवक भी मारा गया था और बड़ी हिंसा हुई थी। फतेहपुर की घटना जिसमें पुलिस खामोश खड़ी रही है और एक मकबरे के ऊपर ऐसे चढ़ाई करके उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सामान्य घटना है, सामान्य उत्तेजना है, एक रणनीति है। और आखिर पुलिस प्रशासन इस तरह खामोश क्यों खड़ा रहा, इसके क्या मतलब है? देखिए, ये तो बहुत पुराना पैटर्न है, मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं लग रहा। ये उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद से लगातार इस प्रकार की घटनाएं जारी हैं। 2017 के बाद से तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद से आप देखेंगे इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। सबका वो अलग है, तीव्रता अलग है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं इससे भी ज्यादा कहीं इससे कम, ये सब चला है। ये लगातार इसी तरीके से चलता है। और जो पुलिस प्रशासन है वो हमेशा हिंदू, भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो आक्रामक तत्व हैं उन तत्वों की मदद करता है हमेशा, या उनके द्वारा की गई ज्यादतियों की तरफ से आंख बंद किए रहता है। ये बहुत पुराना पैटर्न है। और अब तो अभी देखिए, अभी ये हो रहा है फतेहपुर में। मुझे ध्यान नहीं पड़ता, हो सकता है अभी योगी जी सोच रहे होंगे फतेहपुर का नाम बदल दिया जाए। अभी उनकी तरफ से घोषणा होगी कि फतेहपुर का नाम बदल दिया जाना चाहिए। और जहां पे बताया गया है कि ये मंदिर है, उस मंदिर जिस 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 देवी देवता के नाम पे मंदिर बताया जा रहा है, उसी के नाम पे फतेहपुर का नाम बदल देंगे। ठीक है। उसके बाद और भी जोश के साथ वहां पे टूट पड़ेंगे। तो अब तो फतेहपुर इसी को रिप्रेजेंट करता है, इसी की नुमाइंदगी करता है। ये एक बिल्कुल सेट पैटर्न है। इसी तरीके से किसी तरह से मुसलमानों को लगातार हाशिए पे फेंको, उनको एहसास दिलाओ तुम दूसरे दर्जे के नागरिक हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बहुत ही पुराना घिसा पिटा, तो ये बहुत इतना ज्यादा हो चुका है कि हम लोगों को इसके ऊपर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे तो हैरान एक, 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 एक पुलिस अफसर है, शायद संभल के हैं, अनुज जो गदा चौधरी, लेके घूमा। हाँ, उनको तो एक ऐसे पद पर रख दिया गया है जहां जिस उनके स्तर के पुलिस अफसर को कभी भी मिला ही नहीं है इतिहास में उस तरह का पद। ऐसी जगह पदोन्नति कर दी गई है, अवार्ड हो गए वो तो, अवार्ड। और वो योगी आदित्यनाथ उनके विशेष रूप से फैन है। जिस वक्त उनको एसपी ने उनको चुप रहने के लिए कहा था और उनको कहा था कि आप इतना ज्यादा न बोलें, योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही थी, बेचारे एसपी को चुप रह जाना पड़ा। उल्टा सही बात है, सीएम अगर कह रहा है तो कौन बोल पाएगा। अच्छा, लेकिन मोहन भागवत, आपको याद होगा जब संभल में इसी बात का विवाद हो रहा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहां भी हिंसा हुई थी, कई लोग मारे भी गए थे वहां पे।
मोहन भागवत का बयान आया था उसके बाद में कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कुछ लोग तरह तरह का ट्रेंड चला रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जाए। तो क्या मोहन भागवत की बात भी उत्तर प्रदेश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, ये सब सुभाषित हैं, ये सब ऐसी बातें हैं कि सत्य बोलना चाहिए, है? सुबह उठ के भगवान का भजन करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये इस प्रकार की बातें हैं। मोहन भागवत जो बोलते हैं वो इस प्रकार की शिक्षाएं हैं। बात तो सही अगर है। अगर 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 उन्हें वास्तव में इन सब बातों को रोकना है तो साफ कहें कि संभल में जो हो रहा है वो हिंदुत्व नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं संघ के स्वयंसेवकों से कहता हूं कि वो इस चक्कर में न पड़े, इसमें भाग न लें। जिस क्षण वो कह देंगे उसी क्षण सब बंद हो जाएगा। ये कहेंगे नहीं, वो ये कभी कहेंगे ही नहीं। एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट किस्म की, बिल्कुल इस तरह की जो है ना, जिस निराकार किस्म के उपदेश देते हैं वो तो। सही बात है, वैसे उपदेशों से काम चल जाता है। एक बयान और आया उनका कि शिक्षा और स्वास्थ्य का कबाड़ा हो गया। भाव यही था कि देश में शिक्षा ये तो सिर्फ उन्हीं के हाथ में है, शिक्षा तो पिछले 11 साल से उन्हीं के हाथ में है। तभी कबाड़ा कर दिया। शिक्षा के बारे में एक एक चीज का निर्णय पिछले 11 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ले रहे हैं। भाई साहब लोग ही चला रहे हैं शिक्षा को। भाई साहब लोग का मतलब प्रचारक। सारे देश में सारे विश्वविद्यालय उनके शिकंजे में हैं। जितने भी विद्यालय वगैरह सब होते हैं, प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक, सब कुछ उनके शिकंजे में है। वो ही चला रहे हैं। वो किसको कर रहे हैं शिकायत? वो तो खुद ही उसके जिम्मेदार है। अगर कबाड़ा हुआ, उनको तो रिपोर्ट देश के सामने पेश करनी चाहिए कि 11 साल में हमने शिक्षा को देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। वो कह रहे हैं शिक्षा रसातल में चली गई। अरे खुद भी कूद जाए उसी रसातल में। लेकिन उन्हें हेल्थ को लेके भी कहा है, मतलब हेल्थ तो सरकार का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल ठप हो गई हैं, पूंजीपति तो इलाज करा लेता है। और कहा है कि सेवाओं की जरूरत क्या है? हेल्थ का इंचार्ज बाबा रामदेव को बना देना चाहिए। आप भी अजीब बात कर रहे हैं। उनके पास दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति मौजूद है। हाँ, वो कपाल भांति करवा कर और अनुलोम विलोम करवा के और सूर्य नमस्कार लगवा के और शीर्षासन लगवा के सब ठीक कर देगा। ये तो कर सकते हैं। और जो अगर कमी रह गई होगी तो उसके पास बने हुए तमाम सारे अवलेह और भस्म हैं जो उसकी संस्था बनाती है। देखिए, इनके पास हर चीज का इंतजाम है। इन लोगों के पास हर चीज का इंतजाम है। जैसी मोदी जी के हाथ में मोदी जी के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने शिक्षा मोहन भागवत को सौंप दी। अब मोहन भागवत तो मोदी को चाहिए कि स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम जो है वो बाबा रामदेव को सौंप दें। इनके पास सब कुछ है। इनके पास धीरे धीरे करके और आएंगी तो मैं और सुझाव दे दूंगा। मुझसे सुझाव ले लें और सुझाव दे दूंगा कि ये काम इनको सौंप दीजिए। और मोदी जी सिर्फ विदेश यात्राएं करेंगे। हाँ, ये भी तरीका है। वो केवल विदेश यात्राएं करेंगे। कोई किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। किसी से कोई जवाब तलबी नहीं होगी। किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। चपरासी तक को नहीं निकाला गया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। कुछ नहीं किया गया, किसी का कुछ नहीं किया गया। उधर जो सांसदों के मार्च में पूरा अखिलेश यादव छा गए। कितनी फुर्ती के साथ वो चढ़े बैरिकेड पे और कूद गए। उन लोगों को याद आया कि लखनऊ में भी जयप्रकाश नारायण के बंद किया गया था, अखिलेश यादव फिर ऐसे कूद गए। आज पूरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है अखिलेश यादव की फोटो, कोई मुझे बता रहा था। तो यानी एक नेता जो है जिसने पीडीए खड़ा किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में हराया, पीटा, और आज इतने 300 सांसदों के मार्च में करके केवल हीरो बना तो अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश जी सांसदों का ये मार्च है उसके हीरो बन गए हैं। जब वो कूदे, मतलब उसके बाद पुलिस ने उनको रोका तो वहीं से बैठ गए। वो वहीं प्रियंका गांधी वगैरह भी सब बैठ गई वहां पर। फिर उन लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के उन्होंने नारे लगाए। ये नारा जो है धीरे धीरे करके लोकप्रिय होता चला जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़। आप भी लगाइए 2 बार ये नारा। अरे वो मेरी एक फ्रेंड है सृष्टि, उसने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो टी शर्ट बनवा ले और टी शर्ट पर लिखवा दे कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह का। और टी शर्ट कांग्रेस के हर कार्यकर्ता पहन के सारे देश में वो टी शर्ट्स बेचनी चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, मैंने कहा क्या क्या आइडिया निकल के आते हैं लोगों के पास। नहीं, ये तो पहले से राहुल गांधी के दिमाग में हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति से अलग हटके में बल्कि राजनीति ही भी जुड़ी हुई है, देश का हित भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका की धरती पर फिर बवाल हो रहा है।
ट्रम्प पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मुनीर ने कहा कि हाँ, अगर भारत ने इस्लामाबाद की तरफ देखा भी तो परमाणु हमले के लिए तैयार रहे, आधी दुनिया ले डूबेगा। और मुकेश अंबानी को भी धमकी दी है मुनीर ने। आप सोचिए कि कल बयान दे रहे हैं कि हमने 6 जहाज गिरा दिए, परसों बयान दे रहे थे, और उसके बाद में 48 घंटे के अंदर मुनीर कह रहा है कि अंबानी को ठीक कर देंगे और सिंधु नदी पे अगर बना बांध तो मिसाइल से उड़ा देंगे। ये धमकी की ताकत कहाँ से आ रही है मुनीर के पास और अमेरिका की धरती पर? देखिए, इन लोगों की पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है। ये जब इनके पीछे अमेरिका और चीन खड़ा हुआ है, दोनों खड़े हुए हैं। इनके दोनों पास दुश्मन है लेकिन खड़े हैं साथ में। नहीं, अमेरिका और देखो, एक और गलतफहमी है, अमेरिका और चीन प्रतियोगी हैं, दुश्मन नहीं है। हाँ, दुश्मन नहीं। हाँ, दुश्मन नहीं है, प्रतियोगी हैं। दरअसल इस वक्त दुनिया में अमेरिका के बाद केवल चीन ही ऐसी ताकत है जो कि अमेरिका की ताकत के मुकाबले खड़े होकर एक दूसरा ध्रुव बना सकती है। रूस के अंदर वो ताकत नहीं रही, सोवियत संघ के विखंडन के बाद में ये ताकत खत्म हो गई। इसलिए उन दोनों को दुश्मन नहीं मानना चाहिए। वो लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और चीन और अमेरिका के जो ट्रेडिंग संबंध हैं, बहुत बड़े पैमाने पर चीन अमेरिका से चीजों का आयात करता है। अमेरिका चीन से बहुत बड़े पैमाने पर चीजों का आयात करता है। कल तो मेरे पास एक आंकड़े भी थे इसके, आज वो आंकड़े भी मेरे सामने नहीं है, वरना मैं आपको बता देता कि दोनों कितना जबरदस्त, दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर कितना निर्भर है। तो ठीक बात। पाकिस्तान को पीछे ये दोनों हैं, और भारत के मुकाबले इनको ये दोनों पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से शय पाकर मुनीर ये बकवास कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना मुनीर के कहने पे भारत बिदकेगा और गुस्से में जवाब देगा, ये करेगा, उतना ही ये लोग भारत और पाकिस्तान को हाइफनेटेड करेंगे, एक ही तराजू पर तोलेंगे। तो सबसे पहले तो भारत को ये दिखाना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू पर तुलने के लिए तैयार नहीं है, और वो पाकिस्तान की इन धमकियों को गीदड़ भभकियों से ज्यादा अहमियत नहीं देता। देखो, ठीक है, मोदी जी को कहना चाहिए, ट्रम्प की दोष सुनानी चाहिए ट्रम्प को, और कहना चाहिए कि अमेरिका की धरती पे ये हो क्या रहा है। एक शब्द है क्लूलेस। अंग्रेजी में एक शब्द है क्लूलेस। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी किस्म की कोई कल्पना नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप मोदी जी तो क्लूलेस है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, नहीं है क्या किया जाए, क्या चल रहा है। 300 के लगभग सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहते थे। बैरिकेडिंग लगा दी गई, सांसदों को घसीटा गया, थाने ले जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी किनारे किया गया। बाद में चुनाव आयोग ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सफाई दी, भैया कितना बड़ा हॉल है, 30 सांसद बुलाए थे, 30 सांसद चले जाते। मैंने ना जाने ऐसे कितने प्रदर्शन देखे हैं जिसमें किसान इकट्ठे होके आए। जिलाधिकारी का कक्ष इतना बड़ा नहीं होता है, तो जिलाधिकारी किसानों के बीच में चले गए, वहीं ज्ञापन ले। मैंने कई मिनिस्टर ऐसे देखे हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई, घर में नहीं आ पा रहे, बाहर गए बात कर। चुनाव आयोग का जो दफ्तर है उसके बाहर एक बड़ा सा कहीं ना कहीं गार्डन भी होगा, कोई खुली जगह भी होगी जहाँ पे 300 सांसद खड़े होके ही बात कर सकते हैं। और जब पहले से मार्च तय था तो एक शामियाने भी लगाया जा सकता था कि 300 सांसद तो आएंगे, एक माइक भी लगाया जा सकता था। लेकिन ये हट धर्मिता की हम पुलिस के बल पर, डंडे के दम पर सांसदों को रोक लेंगे। मुझे वो दिन याद आ गया जब संसद का उद्घाटन था, ठीक उसी दिन खिलाड़ियों को घसीटा था पुलिस ने। जो महिला खिलाड़ी यौन शोषण के दर्द को लेकर धरने पे थी, उसी दिन इधर संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। तब भी पुलिस का जोर था, अब भी पुलिस का जोर है। तो अब क्या ये स्थिति आ गई है कि राज्यसभा के अंदर सीआईएसएफ को लगा दिया जाएगा, सांसद जब मार्च करेंगे तो पुलिस के बल्टे डंडे से रोक दिया जाएगा। लोकतंत्र के लिए तस्वीर क्या कहती है भाई जी? लोकतंत्र के लिए तस्वीर निहायत ही चिंताजनक है, और इसीलिए वो 300 सांसद सड़क पर निकले हुए थे। किसी भी देश में अगर 300 सांसद, भारत एक विशाल देश है, यहाँ की संसद में संसद सदस्य संख्या काफी होती है, और जब नया परिसीमन हो जाएगा तो ये सदस्य संख्या और भी बढ़ जाएगी। फिलहाल 300 सांसद, यानी जो संसद आधे से भी काफी ज्यादा सांसद सड़क पर थे, लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर। मैं ये जानना चाहता हूं कि
ऐसा भारत के इतिहास में कितने बार हुआ है कि 300 सांसद सड़क पे निकले हों कोई मांग उठाते हुए? अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, तो जगदीप धनखड़ के जरिए बार-बार ये मांग उठाती थी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन्हीं का सर्वोच्च महत्व होना चाहिए। यही तो मांग उठाई जाती थी उनसे बार-बार, हैं? और किसी का महत्व उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये तो सब निर्वाचित प्रतिनिधि थे। जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन वो तो अपॉइंटेड है, नियुक्त है, सरकार द्वारा नियुक्त है, वो तो निर्वाचित नहीं है। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, देखिए मैं हमेशा कहता रहा हूं और मैंने 4 पीएम के मंच पर कई बार आपके साथ बातचीत करते हुए कहा है कि ये सरकार एक निर्वाचित निरंकुशता स्थापित करना चाहती है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी स्थापित करना चाहती है ये सरकार। वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी अगर स्थापित करेगी, अगले चुनाव में हार जाएगी। इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी स्थापित उसने लगभग कर ही दी है, इसको स्थायित्व कैसे दिया जाए, इसको स्थायी कैसे बनाया जाए। इसीलिए एसआईआर चलाई जा रही है बिहार में और सारे देश में एसआईआर की जाएगी, ताकि जो निर्वाचित निरंकुशता है, उस निर्वाचित निरंकुशता को एक स्थायित्व कैसे दिया जाए। अच्छा, अब परिस्थिति देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक ने आज बयान दिया है, जो अखबारों में छपा है पहले पन्ने पे छोटा छोटा, कि भाई लोगों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, लोग ऐसी। अच्छा, पिछले 11 साल से शिक्षा पूरी तरीके से आरएसएस के हाथ में है, तो अब वो किसको समझा रहे हैं कि शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है? मतलब ये वो लोग हैं जो कि अपनी विफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, मतदाताओं पर दोष डालते हैं विफलताओं का। क्या जिस मतदाता का नाम बिहार में जिस मतदाता सूची में से काट दिया गया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो मतदाता सूची वहां पे जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है उसमें से वो अपना नाम ढूंढता फिरे। जब उसे अपना नाम नहीं मिले तो वो फार्म 6 या तो उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराए, आपत्ति दर्ज करा के एक तरह का मुकदमा दायर करे, फिर उसकी जांच होगी, फिर रद्द होगा या स्वीकृत होगा। अगर रद्द हो गया तो फिर वो डीएम के पास जाए, वो उसकी जांच करे, या फिर ये मान ले कि उसका नाम सही निकाला गया है, दोबारा वो फार्म 6 ले और फॉर्म 6 के जरिए दोबारा अपना नाम डालने के लिए कोशिश करें। तो ये जो पूरी स्थिति है, अच्छा अब आप सोचिए, ये धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है बाकायदा पत्रकारों के सामने कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो चुनाव आयोग को, संविधान को नष्ट करने वालों के सरगना है, ये उन्होंने कहा है। जिस समय देश में 300 सांसद ठान लेंगे कि हमें संविधान को नष्ट करना है, तो संविधान क्या रह जाएगा? यही सांसद तो उसके रक्षक हैं। इस तरह की भाषा का और इस तरह का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जिसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है चुनाव आयोग, उसका रवैया क्या है? सुप्रीम कोर्ट विपक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की नुमाइंदगी नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के सवाल पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव आयोग को सुझाव दिए और निर्देशात्मक सुझाव दिए। पहला सेट था सुझावों का, उसके बारे में था कि भाई आप आधार कार्ड को मानिए, आप राशन कार्ड को मानिए, आप वोटर आई कार्ड को मानिए, प्रमाण मानिए। चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कह दिया कि हम आपकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस बार उसने चुनाव आयोग से ये कहा कि जिन लोगों के नाम आपने निकाले हैं, उन लोगों के नाम घोषित कीजिए कि आपने उन लोगों के नाम निकाले और क्यों निकाले, इसका कारण बताइए। सुप्रीम कोर्ट से फिर कह दिया चुनाव आयोग ने कि हम किसी को हम ये सब बताने के लिए बाध्य नहीं है आपके। अच्छा, अब आप बताइए कौन सा तरीका रह गया है कि चुनाव आयोग अगर कोई नाइंसाफी करता है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाएगी और साफ कह दिया जाएगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट, हम कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब जो है, तो फिर आप बताइए कौन सा तरीका रह गया? वो कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा ट्रिब्यूनल है, कौन सा ऐसा पंचायत है, कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली नाइंसाफी को कसौटी पर कसा जा सकता है कि उसने ठीक किया या नहीं किया?
जब सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर दायित्व है संविधान की रक्षा का, संविधान की रक्षा का दायित्व चुनाव आयोग पे नहीं है। देश संविधान के सम्मत तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, संसद जो कानून बना रही है वो संविधान सम्मत है या नहीं है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो संविधान सम्मत है या नहीं है। चुनाव आयोग कहता है हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम किसी आपके किसी भी सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये उसने एक बार नहीं, उसने 2 बार कहा है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ये अफसोस हो रहा होगा कि हमने पहले क्यों ये कह दिया था कि चुनाव आयोग को इस प्रकार की एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कह दिया था, तो उसका फायदा उठाकर बार बार चुनाव आयोग ये कह रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे के जरिए सब लोगों से कि विपक्ष के पास क्या तरीका रह गया है आंदोलन के अलावा? बिल्कुल ठीक बात है, सहमत हूं। क्या विपक्ष मेमोरेंडम देने की स्थिति में है? चुनाव आयोग तो सुनेगा ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा है, इनकी क्यों सुनेगा? तो अब उसके पास आंदोलन करने के अलावा क्या तरीका रह गया है? भाई संसद के मकर द्वार के ऊपर 300 सांसद इकट्ठे हुए, वहां से निर्वाचन सदन कितनी दूर है? आपने देखा होगा 1 किलोमीटर दूर है। वो लोग आराम से वहां पर, वो सांसद थे, कोई भीड़ भड़का नहीं थे, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी अराजकता फैलाएंगे। आसपास पुलिस होती, वो आराम से मार्च करते हुए वहां तक जाते। हो सकता है कुछ नारेबाजी होती। उसके बाद ऊपर से आया होता कि भाई आप लोगों 300 लोगों के साथ तो एक साथ मिलना मुश्किल है, आप लोगों का एक 30 लोगों का प्रतिनिधि मंडल या 40 लोगों का प्रतिनिधि मंडल या 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आप भेज दीजिए, हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। बड़े आराम से ही किया सकता था। अच्छा, अब आपने पहले कभी ये सीन देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी संस्था के खिलाफ देश के इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और इतने ज्यादा सांसद पिछले लंबे अरसे से आंदोलन चला रहे हो, सड़कों पे आंदोलन चला रहे हो, अखबारों में बहस चल रही हो, सब हो रहा हो, और उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, एक भी बात का जवाब ना दिया हो, एक भी जो कुछ बातें हैं सब अनौपचारिक रूप से हो रही हैं, उनके बिहाफ पे हो रही हैं, उनके हवाले से हो रही हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। ज्ञानेश कुमार जी, नाम उनका ज्ञानेश है, लेकिन कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप सोचिए, राहुल गांधी से कहते हैं कि आप हलफनामा दे दीजिए, तो मैं जानना चाहता हूं ज्ञानेश कुमार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दें कि हमने जो चुनाव आयोग की जो लिस्टें हैं बिहार की ये जिन लिस्टों पर राहुल गांधी ने आपत्ति की है, ये सारी लिस्टें बिल्कुल सही हैं, राहुल गांधी की आपत्तियां झूठ है, हलफनामा दे दें मुझे। सही बात है। वो हलफनामा कभी नहीं देंगे क्योंकि उनकी बात पकड़ जाएगी, झूठ साबित होंगे, सजा काट जाएंगे इस चक्कर में, इसलिए वो अपनी तरफ से हलफनामा नहीं दे रहे। मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो हो रहा है यहाँ पे। सही बात है, किसी ने नहीं देखा होगा। आश्चर्यजनक है, आप कुछ भी आंदोलन करते रहिए, वो जवाब ही नहीं दे रहा बंदा। ये बढ़िया, आप कोई मांग उठाते रहिए, उसकी तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही, वो एक दीवार है, इसमें आप सिर अपना मारते रहिए। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बात आपने सुनी। आपको भी यकीन होगा कि कहीं ना कहीं बात सही है, लोकतंत्र में बहुत कुछ मर रहा है, बहुत कुछ घट रहा है, आपकी भी सजगता की जरूरत है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।